हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी किससे जुड़ा हुआ है, हमारी इंटरनेशनल पॉपुलरिटी से जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से क्वेश्चन वन लाइनर एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम हो या फिर क्या हो, मेंस वगैरह के रिटर्न एग्जाम हो, वहाँ पर सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से तो ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है ही है। ये टॉपिक क्या है, एग्जाम की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये हमारी भारत के ऊपर, भारत की जो परिस्थिति है दुनिया के अंदर, वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है कि किस परिस्थिति में भारत खड़ा है और जो इस मुद्दे के आधार पर जो परिस्थितियाँ क्रिएट हुई हैं, नई परिस्थितियाँ बनी हैं, वो परिस्थितियाँ भारत को किस तरह प्रभावित करेंगी, उस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा क्या है, देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा जो क्या है, हमारा ये वाला भाग है मिडिल ईस्ट, यूरोप वाला भाग है। यूरोप में और एशिया का जो यूरोप और एशिया की सीमा पर जो लगे हुए देश हैं, वहाँ पर आपको एक देश नजर आ रहा होगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको यूरोप और एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मतलब एशिया वाले क्या कहते हैं, यूरोप का प्रवेश द्वार, यूरोप वाले क्या कहते हैं, एशिया का प्रवेश द्वार। ये एक ऐसे देश के ऊपर डिपेंड है जो क्या है, हमारे प्राचीन भारत को कहीं ना कहीं क्या करता आया है, कहीं ना कहीं प्रभावित करता रहा है। लेकिन क्या वो कहते हैं, जिसे कहते हैं टर्की, तुर्की। अब ये टर्की ने क्या काम किया है, इसने नाटो, तुर्की क्या है, एक नाटो देश है। नाटो संगठन क्या है, और कहेंगे भैया नाटो क्या है। नाटो एक ऐसा संगठन है, मैं आपको डिटेल से बता दूँ। जब क्या हुआ था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 के समथिंग ही, तो तभी क्या हुआ था, भारत के आज़ाद होने के साथ ही उसे कुछ समय पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। अब वर्ल्ड वार शुरू होने के साथ साथ दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। किन गुटों में बटी हुई थी भैया, दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। देखिए पहला टॉपिक यहाँ पर क्या होगा, नाटो देश। लेकिन नाटो देश है टर्की, उसने क्या किया, ब्रिक्स देश में शामिल होने की घोषणा की है या अप्लाई किया है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। ब्रिक्स है क्या, आपको पता होगा भैया ब्रिक्स क्या है, भारत, रसिया, चाइना, भारत, रसिया, इंडिया, चाइना और क्या जाएगा भैया, साउथ अफ्रीका। अब इस ब्रिक्स में क्या हुआ भैया, इस ब्रिक्स देश में जो नाटो है, नाटो देश है टर्की। अब उस टर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा करी। अब ब्रिक्स है किनका संगठन, चाइना का, भारत का और रशिया का मेजर रूप से संगठन है। और ये टर्की क्या है, एक नाटो देश है। अब नाटो देश है तो क्या ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकते, आप कहेंगे भैया लेकिन एक बार बताओ, यदि नाटो देश है तो क्या ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकते। मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। लेकिन यदि नाटो देश ब्रिक्स में शामिल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। वो किस तरह से, देखिए जब क्या हुआ था 1940 से लेकर 50 के समथिंग की हम बात करें, यहाँ पर क्या हुआ था, इस दौरान भारत भी आज़ाद हो चुका था, वर्ल्ड वार भी खत्म, शुरू वर्ल्ड वार सेकंड जो था, यहाँ पर क्या हुआ था इस घटना में, भारत आज़ाद हुआ था। दूसरा क्या हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था। इसी पीरियड में शुरू होने वाला खत्म हो चुका था सेकंड वर्ल्ड वार। तो दुनिया क्या बढ़ चुकी थी, दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी, दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। दुनिया क्या बढ़ चुकी थी यहाँ पर, दो गुटों में। एक गुट क्या था, एक गुट था भैया नाटो, एक गुट था यूएसएसआर। अब ये नाटो क्या था और यूएसएसआर क्या है, तो नाटो क्या है, अमेरिका के पीछे लग्गू देश है। मतलब अमेरिका के पीछे पीछे चलने वाले जितने भी देश क्या है, नाटो देश है। तो क्या है, यूरोप में, नाटो में अधिकांश देश यूरोप के हैं और एक अमेरिकी देश है। तो इस नाटो में यूएसएसआर
यूएसएसआर को क्या देने के लिए, टक्कर देने के लिए। लेकिन मैं आपको दिखाऊँ यूएसएसआर कौन सा वाला भाग था भाई, आपको यहाँ पर दिखाऊँ। देखिए ये क्या है, एक नाटो देशों का संगठन है। क्या है ये, नाटो देशों का संगठन है। जितने देश इसमें नाटो देश है, इन्हीं में यदि मिलते हैं उसको अमेरिका को ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, अमेरिका नाटो का क्या है, सर्वा है। अभी नाटो देश किस को टक्कर देने के लिए, आपको नजर आ रहा होगा ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। ये वाला था, ये पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। अब यूएसएसआर जो था वो बढ़ चुका था 1951 में। अब हुआ क्या भैया, इन नाटो देशों ने रशिया के सहयोगी देशों को टक्कर देने के लिए एक संगठन का निर्माण करा 1949-50 में, जिसे क्या कहा गया, नाटो कहा गया, अमेरिकी सहयोगी संगठन। ये क्या थे, रूसी देशों का संगठन। ये किसका था, ये था अमेरिकी देशों का समूह, अमेरिका सहयोगी समूह। मतलब यूएसएसआर एक मोस्ट पावरफुल देश था। क्या था, एक काफी पावरफुल देश था। और इस यूएसएसआर में क्या था, जब आप अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, इसी यूएसएसआर में साम्यवादी क्रांति को जन्म मिला। और ये जो क्या है, नाटो देश, ये किस चीज के पक्षधर थे, ये पक्षधर थे किस चीज के, ये तो थे साम्यवादी अर्थव्यवस्था के, और ये थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। जब आप अर्थव्यवस्था को डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा कि किस तरह से अर्थव्यवस्थाओं के मध्य भी क्या होता है, युद्ध होता है। क्योंकि युद्ध केवल ये नहीं होता कि किसी देश के ऊपर रॉकेट से हमला कर दो या गोलीबारी कर दो, वो केवल एकमात्र युद्ध यही नहीं है, नीतियों का भी युद्ध होता है। नीतियों किस तरह से, जो क्या है हमारा यूएसएसआर था, ये क्या हुआ था, जो यूएसएसआर था ये था साम्यवादी समर्थन, साम्यवादी समर्थन। ये क्या था, ये था पूंजीवादी समर्थन, पूंजीवादी समर्थन। मतलब नाटो वाले देश जो थे ये थे पूंजीवादी समर्थक, यूएसएसआर वाले थे जो थे ये थे साम्यवादी समर्थक। अब दोनों के मध्य क्या हो रहा था, एक कोल्ड वॉर चल रहा था नीतियों का। अब इसी दौरान भारत भी आजाद हुआ। भारत को आजाद होने के बाद में यूएसएसआर वालों ने कहा कि आप हमारे पक्ष में आ जाओ, नाटो वालों ने कहा आप हमारे पक्ष में आ जाओ। भारत ने कहा कि भाई ना तो हम यूएसएसआर के पक्ष में जाएंगे, ना हम नाटो के पक्ष में जाएंगे, हम एक तीसरी चीज का निर्माण करेंगे जो क्या होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, नेहरू नासिर टिटो जो थे भारत के दक्षिण वाले भाग थे, और ये कुछ क्या थे, कुछ देशों के राष्ट्रप्रमुख थे जिन्होंने किस चीज का आविष्कार करा था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। अब इस मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म भारत में हुआ। तो मतलब भारत ने कहा कि ना तो हम नाटो में जाएंगे, ना हम यूएसएसआर में जाएंगे। तो इन दोनों के मध्य क्या हो रहा था, इस ए गुट के मध्य है और इस बी गुट के मध्य क्या हो रहा था, क्योंकि दुनिया के अधिकांश देश किधर आ जाए, हमारी साइड में आ जाए, तो क्या हो जाएगी, हमारी बात अधिक मानी जाएगी। यूएसएसआर वाले कहते हैं कि हमारी बात अधिक मानी जाएगी। अब इसी दौरान इस यूएसएसआर में नाटो में क्या हुआ, एक क्यूबा संकट हुआ 1962 के दौरान। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन हम मोटा मोटा देख लेते हैं एक बार। क्यूबा संकट एक क्या है, क्यूबा देश है, यहाँ पर क्या है, क्यूबा देश है। अभी क्यूबा क्या है, साम्यवादी देश है। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है, ये पूंजीवादी है। अब इस अमेरिका को यह बात समझ में नहीं आई तो आप हो तो हमारे साथ में, यहाँ क्या है, क्यूबा। क्या आप हो तो अमेरिका के पास में, लेकिन बात किसकी मान रहे हो, इस रशिया की बात मान रहे हो। तो इस अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। तो इन दोनों के मध्य क्या हुआ था, मिसाइल वगैरह तैनात हो गई थी, परमाणु युद्ध होने तक की संभावना हो गई थी कि उसके शीत युद्ध के समय। अब इतना कुछ होने के बाद में दोनों देश क्या हो गए, ये दोनों गुट क्या हुए, एक दूसरे गुट को तोड़ने की सोचने लगे। अब यहीं पर क्या हुआ, ये जो अमेरिकी सहयोगी संगठन है ये पूंजीवादी लोग हैं। ये क्या है, पूंजीवादी लोग हैं, स्वतंत्रता के समर्थक हैं।
स्वतंत्रता के समर्थक हैं, ये क्या है, समानता के समर्थक हैं यूएसएसआर वाले। तो इन लोगों ने अपना काफी अच्छा आविष्कार कर लिया और अपनी नीतियों के माध्यम से क्या करा, अपनी नीतियों के माध्यम से इस गुट को, अपनी नीतियों के माध्यम से इस वाले गुट को, कौन से वाले को, इस वाले गुट को क्या करा भैया इन्होंने, तोड़ दिया। अपनी नीतियों के माध्यम से 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो ये यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, 15 देशों में टूट गया। अब जब ये 15 देशों में टूट गया तो 15 देश इसके अलग अलग बिखर गए यूएसएसआर के, ये सभी नाटो देश कहाँ हुए, एक साथ एकत्रित रहे। तो कहीं ना कहीं इन 15 टूटे हुए देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा था, सबसे बड़ा देश था इनमें रूस। ये जो अधिकांश देश टूटे थे यूएसएसआर के 1991 में, इनमें सबसे बड़ा देश क्या था, रूस था। आप मुझे बताएं कि 1991 में भारत किस दौर से गुजर रहा था। आपने सुना होगा 1991 में भारत में आर्थिक मंदी आई थी, तो ये उसी समय की बातें हैं। अब जब रूस यूएसएसआर टूट गया तो इसमें क्या हुआ, रूस सबसे बड़ा देश बनकर सामने आया, सबसे बड़ा देश बनकर कौन सा आया यहाँ पर, रूस निकल कर आया। अब ये काफी पावरफुल देश है रशिया, ये क्या करता है, इस नाटो से अकेला टक्कर लेता है, इससे इस नाटो देशों से अकेला टक्कर लेता है कौन, रशिया। अब इन 15 देशों में एक देश टूट के आया था, यूक्रेन, यूक्रेन टूट के आया था, जिससे क्या चल रहा है, रशिया का ये भी चल रहा है। अब आप कहोगे कि भैया जब ये 15 देश एक साथ थे, यूएसएसआर वाले 15 देश क्या थे, एक साथ थे, तो अब हमें एक बार बताओ रशिया यूक्रेन से क्यों लड़ रहा है, सबसे बड़ा कारण रशिया यूक्रेन से क्यों लड़ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताएं, आपकी एक फैमिली है, एक फैमिली में 5 से 6 भाई हैं, मैं आपसे पूछने लगूं, आप एक फैमिली में 5 से 6 भाई हैं और एक दूसरी फैमिली है जो आपके विपक्ष में है, उस फैमिली में भी काफ़ी बड़ी फैमिली होगी। यदि आपका कोई भाई क्या करे, आपकी फैमिली से टूट करके उन विपक्षी लोगों का साथ देने लगे, तो आप क्या करोगे, आप उसे पीटेंगे भी, उसे ठीक भी करेंगे और क्या कहेंगे कि भाई आप हमारे ही साथ में रहो, क्या कहेंगे, आप हमारे ही साथ में रहो। तो ये जो यूक्रेन है ना, ये इन 15 देशों में टूटे थे, उन्हीं में क्या था, एक यूक्रेन भी था। अब ये यूक्रेन इस नाटो देश में शामिल होना चाह रहा था, बहुत पहले की बात है, लगभग 3 साल पहले की। यूक्रेन ने नाटो देशों में शामिल होने के लिए प्रस्ताव दिया, तो रशिया को ये बात बुरी लगी कि भाई यदि आप हमारी फैमिली के सदस्य थे, यूएसएसआर के सदस्य थे, आप नाटो में शामिल क्यों हो रहे हो। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वे कहने लगे भी हम तो स्वतंत्र देश, हम कहीं भी जाए। उन्होंने कहा नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, आप यूएसएसआर का हिस्सा थे, आप यूएसएसआर का हिस्सा थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप नाटो में शामिल हो जाओ। तो इस कारण रूस ने किस पर आक्रमण कर दिया, यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया, यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया कि आप हमारी फैमिली के होने के बावजूद, क्योंकि यूक्रेन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रशिया को चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अमेरिका को नहीं चाहते, रशिया की ओर उनका झुकाव अधिक है। तो इन यूक्रेन के ऊपर किसने आक्रमण करा, रूस ने आक्रमण करा। और जो इनके स्वयं के समर्थित लोग थे, स्वयं के समर्थन देने वाले लोग थे जो यूक्रेन में रहते थे और रूस का समर्थन करते थे, उन क्षेत्रों को अपने अंडर में ले लिया, जिनमें क्या थे, डोनबास, लुहांस्क और कई सारे देश थे, कई सारे क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को किसमें ले लिया, अपने अंदर समावेश उनका कर लिया। अब यहाँ तक तो बात चली आ रही थी, लेकिन अब रूस ने सोचा कि भी इस सामने वाली पार्टी ने क्या करा, हमारे घर को तोड़ने की कोशिश करी, तो क्यों ना हम भी इनके घर को तोड़ने की कोशिश करें। तो लगातार रशिया 2 साल से इस चक्कर में लगा था कि क्यों ना किसी तरह से इस नाटो के अंदर बिखराव हो जाए। क्या हो जाए, इस नाटो के अंदर बिखराव हो जाए। ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए बताई है कि आपकी पृष्ठभूमि तैयार हो सके कि नाटो क्या है, यूएसएसआर क्या है, क्या इनके मध्य विवाद चल रहा है। मैंने आपको आपसे 50 से 60 साल पुरानी बातें इसलिए बताई थी, रूस यूक्रेन वाली बातें भी इसलिए बताई थी। तो यूक्रेन क्या था, इसकी रशिया वाली फैमिली का हिस्सा था। नाटो जो कौन थे, ये अमेरिका के सहयोगी देश थे। अब यूक्रेन कहाँ जा रहा था, नाटो के साथ में जा रहा था, इस कारण इसके ऊपर युद्ध हुआ, जाहिर सी बात थी। अब यहीं पर एक खबर निकल कर आई 2 सितंबर के आसपास के जो क्या है, वो है टर्की के जो प्रेसिडेंट है, टर्की के प्रेसिडेंट कौन है, आपको दिखाऊंगा। जो टर्की है, टर्की के प्रेसिडेंट कौन है, ये है रेसेप तैयब एर्दोगान। ये कौन है, ये टर्की के प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले थे।
इनका नाम क्या है? रेसेप तैयब एर्दोगन। रेसेप तैयब एर्दोगन कौन है? ये राष्ट्रपति है टर्की के। अब ये देखिए ये कौन है? ये व्लादिमीर पुतिन है। ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? ये रशिया के प्रेसिडेंट है, व्लादिमीर पुतिन। ये प्रेसिडेंट है रशिया के। अब इन्होंने क्या काम करा? नाटो के अंदर दरार डालने का काम कर दिया कि भैया आप एक काम करो, ब्रिक्स के साथ में शामिल हो जाओ। इन्हें कई तरह के बता भी दिया कि भाई अब इन्होंने कहा जो रेसेप तैयब एर्दोगन है कि भैया अब मुझे एक बात बताओ, मैं नाटो छोड़ के ब्रिक्स में शामिल क्यों हो जाऊं? तो इन्होंने कहा कि भैया तुम्हारी भौगोलिक स्थिति ही इसी प्रकार की है। क्या है? आपकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है और आप फिर भी क्या कर रहे हैं? आप फिर भी उस चीज़ का फायदा नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन आप हमें एक बात बताओ, भौगोलिक स्थिति से नाटो यूएसएसआर का क्या संबंध है, या फिर मैं यूएसएसआर को छोड़ के ब्रिक्स में कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा एक बात बताइए आप। देखिए मैं आपको यहीं पर एक चीज़ और दिखा दूँ। तो क्या है? आपको यहाँ पर ये वाला भाग नजर आ रहा होगा भैया। क्या आ रहा होगा? ये वाला भाग नजर आ रहा होगा। ये क्या है आपका? ये वाला भाग का है एशिया। ये वाला भाग किस चीज का है? यूरोप। तो एशिया और यूरोप इन दो देशों, दो महाद्वीपों के मध्य एक देश पाया टर्की। अब टर्की क्या है? उसका 16% हिस्सा कहाँ है? यूरोप में है। और 40% हिस्सा कहाँ पर है उसका? एशिया में है। और इनकी भौगोलिक स्थिति इस तरह की है। देखिए मैं तुम्हें दिखाऊं भौगोलिक स्थिति किस तरह की है। ये क्या है? ये है हमारा ब्लैक सी। क्या है हमारा? ब्लैक सी। ये हमारा क्या है भाई? ब्लैक सी है, मतलब काला सागर है। यहाँ पर क्या है? ये अजोव सी, छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा अजोव सी। ये वाला भाग किसका है? अजोव सी। ये तीनों ही जो सागर है किससे लगे हुए हैं? इसमें से कुछ यूक्रेन से लगे हुए हैं और अधिकांश तीनों किससे लगे हुए हैं? टर्की से लगे हुए हैं। ये तीनों सागर कहाँ से लगे हुए हैं? टर्की से लगे हुए हैं। अजोव से भी, कर्ज से भी और कौन था? ब्लैक से भी। अब इन तीनों सागर से क्या होता है? व्यापार होता है यूरोप का। अधिकांश व्यापार यहाँ से होता है। अब जब यहाँ से यूक्रेन का व्यापार होता है, इसका यूक्रेन का अधिकांश व्यापार यहाँ से होता है, तो इन्होंने कहा, किसने? रशिया वालों ने टर्की से, कि भाई आपका जो यहाँ पर ये वाला भाग है, यहाँ से यदि कोई जहाज वगैरह इस सागर में एंट्री करता है ना, तो टर्की से टैक्स लेता है। क्या लेता है? टर्की से टैक्स लेता है। और जब टर्की से टैक्स लेता है तो यूक्रेन वाला जो भाग है यहाँ पर, जहाँ से यूक्रेन व्यापार करता है, यूक्रेन टैक्स देता है टर्की को। अब रशिया ने कहा कि यदि टर्की को अपने अंडर में ले लें, मतलब टर्की को अपनी तरफ कर लें, तो हम यूक्रेन को तो वैसे भुक्का मार देंगे, क्योंकि इसके साथ में तो क्या नहीं है? तो व्यापार करने का अन्य स्थान नहीं है। ये सागर है, ये भी टर्की के मध्य से होकर जाते हैं, इसके जितने भी जहाज होते हैं। मतलब यूक्रेन को व्यापारिक दृष्टि से हीन कर देंगे और क्या होगा? यूक्रेन घुटनों पर आ जाएगा यदि टर्की हमारा साथ दे। और टर्की से कहा कि आपकी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है और आप क्या कर रहे हैं? फिर भी आप अमेरिका के पीछे लड्डू बने फिर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम क्या करेंगे? हम ब्रिक्स शामिल करेंगे। हम क्या होंगे? ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे। अब ब्रिक्स में शामिल क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यूएसएसआर तो संगठन है नहीं, यूएसएसआर तो संगठन है नहीं। अब ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे क्योंकि ब्रिक्स किनका संगठन है? ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, ब्रिक्स में देश कौन कौन से हैं। यहीं पर आपसे बात नहीं, ब्रिक्स में देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और कौन सा? साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आप क्या कहोगे कि भैया रशिया, चाइना एंटी अमेरिकन देश है, मतलब नाटो से इनकी नहीं बनती। इंडिया की भी इतनी इनसे नहीं बनती, लेकिन केवल क्या करते हैं? व्यापार को संतुलन करने का काम करते हैं। और जो साउथ अफ्रीका है, ये उधर का भी है और इधर का भी है। तो कहीं ना कहीं ये संगठन कैसा है? ये संगठन ऐसा है, ये एक क्या सैन्य संगठन नहीं है ब्रिक्स, लेकिन फिर भी क्या है? नाटो को टक्कर दे सकता है। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि भैया ब्रिक्स क्या है? एक
उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, मतलब लगभग 40 से 42% अर्थव्यवस्था का भाग कौन संभालते हैं? ब्रिक्स देश संभालते हैं। अब हुआ क्या भाई, टर्की देश में कहा करें इसमें अप्लाई हो जाएंगे, किसमें? ब्रिक्स में। और ब्रिक्स में क्यों हो जाएंगे, मतलब रशिया क्यों चाह रहा था? क्योंकि आप देखिए जब यूक्रेन रशिया से युद्ध लड़ रहा था तो अधिकांश यूरोपीय देश किसको सपोर्ट कर रहे थे? यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। जितने भी यूरोपीय कंट्री थे वो सब किसको सपोर्ट दे रहे थे? यूरोप को, उसको, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। और अमेरिका खुलकर यूक्रेन के सपोर्ट में खड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर रशिया अकेला खड़ा नजर आ रहा था। रशिया को साथ में किसी ने खुलकर नहीं कहा कि हम रूस के साथ हैं, केवल और केवल उत्तर कोरिया को छोड़ के। उत्तर कोरिया ने कहा कि हम रशिया का साथ देंगे, भारत ने नहीं कहा, चाइना ने नहीं कहा, क्योंकि उन्हें किस चीज का डर था? उन्हें अमेरिकन सैंक्शंस का डर था, मतलब अमेरिकी प्रतिबंध का डर था। अब रशिया ने नहीं कहा, चाइना ने, भारत ने नहीं कहा खुलकर, लेकिन आंतरिक रूप से किसे सपोर्ट करते रहे? रशिया को सपोर्ट करते रहे। अब रशिया को लगा कि भाई कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप क्या पढ़ रहे हैं? अकेले पढ़ रहे हैं। तो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने एक संगठन तैयार किया। तो पहले से ही तैयार था, ब्रिक्स। अब भाई आप ब्रिक्स में शामिल हो जाओ। ब्रिक्स में उसने किस किस को शामिल कर लिया? उससे पहले देखिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो है ही हैं। जिसमें इथियोपिया, मिस्र, ईरान, यूएई, ये देश पहले भी अप्लाई कर चुके हैं और इसके सदस्य बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? इसके सदस्य बन चुके हैं। सदस्य बनने के लिए क्या क्या अनिवार्यताएं हैं? मतलब जो उनके फाउंडेड देश हैं, फाउंडेड कौन कौन से देश हैं जिन्होंने मिलकर स्थापना करी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया। तो इन फाउंडेड देशों में से सभी की सहमति होनी जरूरी है। अब देखिए साउथ अफ्रीका सऊदी अरब इसका सदस्य बन चुका है, यूएई इसका सदस्य बन चुका है, और कौन सा? सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया, ये कई सारे देश के बन चुके हैं, इसके सदस्य बन चुके हैं। अब रशिया किसको लेकर आया? रशिया लेकर आया टर्की को लेकर आया। और चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान इसमें फिलहाल शामिल नहीं हुआ। अब आप कहोगे भैया जब टर्की इसमें शामिल हो जाएगा, तो आपने एक बात और बताई थी कि इससे भारत की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। टर्की के शामिल होने से क्या किस चीज़ की बढ़ जाएगी? भारत की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब मैं तुम्हें बताऊँ, देखिए ये नाटो कंट्री है, ये क्या है? नाटो कंट्री है। आपका है तो इस चीज़ से किसकी भारत की समस्या किस प्रकार बढ़ी? तो अब मैं आपको बता दूं, जो टर्की देश है ये कहीं ना कहीं भारत का विरोधी है, और कश्मीर के मुद्दे पर किसका समर्थन करता है? अमेरिका का समर्थन करता है। और यदि ये हमारे घर में आकर बैठ जाएगा, मतलब ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं किसको सपोर्ट करेगा? ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। किसको? पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। और क्या करेगा? भारत का विरोध करता है, तो भारत के लिए समस्या उत्पन्न हुई। अब देखिए, अब तो केवल इसमें पाकिस्तान का समर्थित केवल एक देश है, चाइना। ब्रिक्स में वर्तमान में शामिल जो देश हैं उनमें केवल एक चाइना देश ऐसा है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। यदि इसमें टर्की भी शामिल हो गया, तो चाइना और टर्की दोनों मिलकर किसका समर्थन करेंगे? पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, और इसको पाकिस्तान में भी इसको एंट्री कर ले जाएंगे। और जब पाकिस्तान की इसमें एंट्री हो जाएगी तो क्या होगा? कहीं ना कहीं भारत अलग थलग पड़ जाएगा, और ये भारत के साथ में क्या होने वाले समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो मैंने तो बताया कि ये किस तरह से, देखिए नाटो देश हैं सभी, अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, ग्रीस, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग और मोनाको, नीदरलैंड, ये सब कौन से नाम? ये सब नाटो देश हैं। ये नाटो देश ऐसे हैं, यदि आपने इनमें से किसी एक के ऊपर भी आक्रमण करा, यदि रशिया ने इनमें से किसी एक के ऊपर भी आक्रमण करा, तो ये सभी के सभी 31 के 31 मिलकर के उस देश के ऊपर आक्रमण करेंगे। इनके मध्य संधि हो चुकी है कि यदि नाटो देशों के ऊपर किसी एक ने भी आक्रमण करा, तो क्या करेंगे? ये उनके ऊपर मिलकर आक्रमण करेंगे। तो नाटो इस तरह के देश हैं। अब रशिया कहीं ना कहीं इसका तोड़ निकालने के लिए क्या कर रहा है? इसके अंदर दरार पैदा कर रहा है। देखिए हाल ही की खबरें हैं, कहाँ है? देखिए टर्की है। क्या है ये? टर्की है। इस तरह से इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी है, ये क्या है? सी ऑफ मरमरा है वाला भाग, बॉस्फोरस स्ट्रेट है वाली,
बॉस्फोरस स्ट्रेट ये वाली जहाँ से जहाज निकल कर जाते हैं। तो टर्की क्या लेता है यहाँ से, टर्की क्या लेता है यहाँ से, जहाँ से टैक्स लेता है यहाँ से। ये क्या है, सी ऑफ मरमरा है ये वाला भाग, डार्डेनल्स स्ट्रेट। अब देखिए टर्की को यूरोप से अलग क्या करती हैं, टर्की को जो उससे अलग करते हैं, कौन से स्टेट अलग कर रही है, डार्डेनल्स स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, और कौन सी रहेगी, सी ऑफ मरमरा, और कौन सी रहेगी, ब्लैक सी। सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने तो बताया था कि टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या दिया क्या थी, टर्की का झंडा। देखिए स्पोक द वेस्ट टर्की एंड ब्रिक्स टू बोथ है स्ट्रेटेजिक एंड सिंबॉलिक स्टेप ऑफ एलिटिव। मतलब जो सब क्या है, टर्की के क्या है, स्पोक पर्सन है, टर्की के स्पोक पर्सन है। उन्होंने बात किया कि हम कहाँ शामिल हो रहे हैं, ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। दूसरा क्या जाएगा भैया, नाटो मेंबर टर्की सेज प्रोसेस इज अंडर वे टू जॉइन ब्रिक्स नेशन। मतलब नाटो मेंबर है टर्की, टर्की ने क्या किया है, नाटो मेंबर टर्की ने अप्लाई किया है कहाँ शामिल होने के लिए, ब्रिक्स में। कई खबर है ये, फ्रांस के न्यूज़पेपर की खबर है, कई के फ्रांस के न्यूज़पेपर की खबर है कि नाटो मेंबर टर्की सेज प्रोसेस इज अंडर वे टू जॉइन ब्रिक्स नेशन। मतलब ब्रिक्स नेशन में शामिल होने के लिए टर्की ने क्या किया है, प्रस्ताव किया है। टर्की would not be interested to join to BRICS, it was an EU member state foreign minister says। ये चीजें यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ये कौन है, टर्की के राष्ट्रपति हैं, कौन है, रेसेप तैयब एर्दोगन। कौन है टर्की के राष्ट्रपति, रेसेप तैयब एर्दोगन। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। ये यूरोपियन यूनियन की क्या है, हेड है इस राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो आपको इस चीज़ में क्या क्लियर हुआ, नाटो क्लियर हुआ, ब्रिक्स क्लियर हुआ। ब्रिक्स क्या है, नाटो क्या है, इनकी स्थापना क्यों हुई, यूएसएसआर क्या था, क्यों टूटा, और नाटो और रशिया हमेशा एक दूसरे के पक्ष में क्यों रहते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, मेरा मानना है ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी। और नाटो में किस तरह से दरार पड़ रही है, ये चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताई है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।